गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अमन कोचर वेलकम करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम जानेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होता है, हेल्थ साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल और ये कई तरीके की साइकोलॉजीज, जैसे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि किस तरीके से एक बच्चा उसके बाद टीन एज में कन्वर्ट होता है, बिल्डअप होता है, अपने आप को बनाता है, ट्रांसफॉर्म करता है, और साथ ही साथ उसका ब्रेन और माइंड का फंक्शनिंग क्या होता है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जहाँ पर मेमोराइजेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, लर्निंग पावर, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे इसी वीडियो में कॉग्निटिव साइकोलॉजी के टॉपिक में। नेक्स्ट बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, न्यूरोसाइकोलॉजी, बहुत ही एक नया कंसेप्ट, यहाँ पर हम ब्रेन स्कैन्स की मदद से एफएमआरआई और ईईटी और ईसीजी, इन सारे मेथड से हम ब्रेन स्कैन से के थ्रू पता कर सकते हैं क्या क्या कंडीशंस हमारे ब्रेन में होती हैं। और भी बहुत कुछ मेरे इस वीडियो में, देखते रहिए मेरी इस वीडियो को आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सभी का एजुकेटर अमन कोचर, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस फॉर 11th एंड 12th के लिए। आज मैं अगेन स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना क्लास 11th का चैप्टर दैट वाज व्हाट इज साइकोलॉजी, जिसके मैंने 2 या 3 लेक्चर्स आई गेस लिए थे। आप उनको जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं एंड उसी का कंटिन्यूशन मैं आज करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं बताऊंगा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो बेसिकली मैं डिफाइन करने जाऊंगा ब्रांचेस को, क्या क्या ब्रांचेस, क्या क्या डिफरेंट ब्रांचेस साइकोलॉजी की होती हैं, और उसको हम साथ में साथ डिफाइन करेंगे और एनसीईआरटी बुक्स की मदद भी लेंगे, हेल्प भी लेंगे, ताकि जो भी ये स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें एंड सबको कोई कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज ये सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे थ्रू, मेरे जरिए से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो आई गेस कि स्टूडेंट्स उस कंफर्टेबल जोन में आ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन भी। द फर्स्ट हमारे पास जो ब्रांच मिलती है वो होती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड एक्विजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें कॉग्निशन में देखी गई। कॉग्निशन बेसिकली होता क्या है, द वर्ड कॉग्निशन, तो पहली जो हमें ब्रांच मिली दैट वाज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक, अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझेंगे। उससे पहले जानेंगे कि कॉग्निटिव या कॉग्निशन क्या होता है। बिकॉज कॉग्निशन का मतलब होता है जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हमारा पास्ट था, जितने भी हम बिहेवियर्स कर रहे हैं, मेमोराइजेशन, स्टोरेज ऑफ द मेमोरी, स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, रिकलेक्टिंग ऑफ द थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब कुछ इन एन अम्ब्रेला टर्म कॉग्निशन में काउंट होता है। अब कॉग्निशन में होता क्या है? द मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज। ये सारे हमारे पास कॉग्निशन में आते हैं, और इनके जरिए अगर हम जो भी बिहेवियर या एक्ट कर रहे हैं वो सब टर्म कहलाएगा इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। In order to study these cognitive processes, psychologists conducted experiments in lab settings. ये सारे experiments जो हुए थे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको 11th में पढ़ने को मिलेंगे, और आप जानेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी किस तरीके से हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हमारे ब्रेन नर्व्स, इंपल्सेस, सेंसेस को लेके क्रिएट करता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसको हम स्टडी या एनालाइज कर सकते हैं फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द बिहेवियर और फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ अ मेंटल इलनेस। The next is biological psychology. अगली जो हमारे पास टर्म आती है, जो ब्रांच आती है, that is the biological. तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी बेसिकली क्या होती है या क्या मदद करती है? बायोलॉजिकल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द रिलेशन बिटवीन द बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम, यानी कि जिसको हम एक टर्म कहते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी के साथ हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजिकल मीन्स हमारा जो फिजिकल सिम्टम होगा, जो हमारा बायोलॉजिकल सिम्टम होगा। फिजिकल इज लिंक्ड विद माइंड, इज लिंक्ड विद और इज कनेक्टेड विद माइंड और द ब्रेन, द वर्किंग ऑफ द ब्रेन। तो हमारे फिजिकल सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं
नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड जेनेटिक्स, किस तरीके से बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जूलॉजिस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर माइंड में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो फिजिकल सिम्टम किस तरीके से चेंज हो जाते हैं। जैसा कि एक सिम्टम मैं आपको बताना चाहूंगा, डिप्रेशन में, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो डिप्रेशन की नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, और उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा ताकि आप इजीली उसके पास एक्सेस ले सकें। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स में सिर्फ यही नहीं होता है कि लो मूड होता है, जहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था 9 सिम्टम्स, जिसमें से 5 अगर फुलफिल होते हैं कोई भी, तो एक इंसान डिप्रेसिव या डिप्रेशन की ओर जा सकता है, ऐसा लगता है। ठीक, तो डिप्रेशन में हमारे पास वो कंडीशन थी कि वहां पर एक इंसान को फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्लीपलेसनेस या बहुत ही ज्यादा नींद आना, बहुत ही कम खाना या बहुत ही ज्यादा खाना खाना, एक टाइम पर बहुत सारा खाना खा लेना या कुछ भी ना खाना, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं। नींद बहुत ज्यादा आना, नींद कम आना, इंसोम्निया जो आपने हो सकता है सुना हो क्योंकि आप साइकोलॉजिकल फील्ड में हैं और जानना चाहते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, तो ये सारी टर्म्स आपको जानने के लिए आगे हेल्प करेंगे। एंड साथ ही साथ मेरा एक साइकोलॉजिस्ट का, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का एक आपको हेल्प मिलेगा, एक कंटिन्यूस गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पर। कनेक्टेड रहिए और देखते रहिएगा मेरी वीडियोस, क्योंकि मैं साथ साथ इन वीडियोस में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी ऐड ऑन करता हूँ। फिजिकल और माइंड और ब्रेन के लिए हमारे पास डिप्रेशन आता है, और ये होता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के साथ एक कंडीशन और जुड़ती है जो कि हमारे पास कहलाती है न्यूरो साइकोलॉजी, यानी कि नर्वस सिस्टम। बेसिकली ब्रेन में जो इम्पल्सेस या जो नर्व्स वर्क करती हैं, उनके लिए उनमें कुछ अगर फ्लक्चुएशंस या माइनर से ऑल्टरेशंस हो जाते हैं ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर द बर्थ, तो किस कंडीशन से वो हमारे माइंड और ब्रेन, हमारे फिजिकल सिम्टम्स लाइक ऑटिज्म, ADHD, not ADHD but in a ADHD in a severe manner, and autism, epilepsy, fits, seizures, ऐसी सारी कंडीशंस, टोरेट सिंड्रोम, ये सारे इलनेसेस, मेंटल इलनेसेस जो हैं वो बायोलॉजिकल मेथोडोलॉजी से होते हैं, खास करके ऑटिज्म। और ऑटिज्म ज्यादातर बच्चों में होता है, बच्चों में देखने को मिलता है, और बच्चों से 2 साल की उम्र में, 2 साल से पहले उनके सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं, ऑटिज्म के लिए लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स थे। द नेक्स्ट इज द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्या होती है हमारे पास? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। एक चीज और, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में किस तरीके से ब्रेन के स्कैन्स किए जाते हैं, ब्रेन के स्कैन्स किए जाते हैं, एक कंडीशन होता है FMRI से या MRI से या EET से, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं हमारे पास, जहां पर हम ब्रेन स्कैन्स की मदद से एक इंसान की न्यूरोसाइकोलॉजी या न्यूरोसिस, या हम ये न्यूरोसिस की कंडीशंस को समझ सकते हैं। EET, PET, FMRI, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एंड दैट बेसिकली शोज एज द FMRI। और FMRI क्या शो करती है कि ब्रेन में जो सिग्नल प्रोड्यूसिंग एरियाज होते हैं, हिप्पोकैम्पस होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, अभी सारे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो वहां पर हमारे पास कुछ एरियाज होते हैं जो स्पीच प्रोड्यूस करते हैं। स्पीच प्रोड्यूसिंग एरिया हमारे पास होता है ब्रोकाज एरिया, ठीक है। तो ब्रोकाज एरिया होता है, तो ब्रोकाज एरिया क्या करता है कि वो हमारी स्पीच को प्रोडक्शन करवाता है। बट कहीं ना कहीं अगर इंसान डिप्रेशन में है या ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा से जूझ रहा है, तो उसका ये जो ब्रोकाज एरिया है ये बिल्कुल ही शट डाउन हो जाता है, फ्रीज हो जाता है एक कंडीशन में, जिस वजह से वो इंसान बोल नहीं पाता है। या जो इंसान ज्यादा नर्वस रहता है, डर में रहता है, या जो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट, नॉट इंट्रोवर्ट, एक तरीके से फियर में है, तो उस इंसान का ब्रोकाज एरिया कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जिस वजह से वो जवाब ही नहीं दे सकता आउट ऑफ द फियर। टीचर को या स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो डर की वजह से हो रहा है, बट वो डर की वजह से उस इंसान के जो उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें ब्रोकाज एरिया पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड, वन पर्सनल एक्सपीरियंस, जहां पर मैंने एक एडिशनल एजुकेशनल देने की कोशिश करी, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी। आई होप कि आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब आते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज द फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल चेंजेस दैट अकर एट डिफरेंट एजेस एंड स्टेजेस ओवर अ लाइफटाइम। The primary concern of the developmental psychologist is how we become what we are.
सो यहाँ पर हम बचपन से लेके, यानी कि हम जब चाइल्ड थे, बच्चे थे, और चाइल्ड से लेके उसके बाद टीनेज में आए, फिर टीन्स बने, टीन्स के बाद वी वेंट इन एडल्टहुड, एडल्ट्स बने, एडल्ट्स के बाद ओल्ड एज आया, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास जो कंडीशंस होते हैं, इन सारे कंडीशंस में एक डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, ब्रेन की भी, माइंड की भी, साइकोलॉजिकली, साइकोसोशली, सोसाइटी के साथ किस तरीके से वो ओपन अप हो सकता है, ये सारी कंडीशंस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी, और यहाँ पर एक काम, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्कूल काउंसलर्स बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं, स्कूल के गाइडेंस काउंसलर, स्कूल साइकोलॉजिस्ट बहुत हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पर ये कंडीशंस, इन दो स्टेजेस में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्टेजेस होते हैं टू क्रिएट अ पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर एक पर्सनैलिटी को क्रिएट करने के लिए, अच्छी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए, और जो थोड़ी पर्सनैलिटी फेवरेबल नहीं है सिचुएशन के लिए, उनके लिए भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल काउंसलर्स बहुत काम आते हैं, ताकि वो एक पर्सनैलिटी एक शेप कर सकें, बेसिकली मोल्डिंग कर सकें उस पर्सनैलिटी, उस ह्यूमन की, ताकि वो एडल्ट और ओल्ड में खुद से भी परेशान ना हो, तंग ना हो, एंड मोस्ट फेवरेबली वो दूसरों को भी ऐसा परेशान और तंग ना करे। आई गेस कि आपको ये तीनों कंसेप्ट अभी तक समझ में आए होंगे। एंड द फोर्थ वन इज सोशल साइकोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा होगा, इट मींस कि हम सोसाइटी में किस तरीके से या सोशली किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, दैट इज व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी। ठीक, सोशल साइकोलॉजी, हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट, हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। सोशल इन्फॉर्मिटी, सोशल साइकोलॉजी में एक वर्ड आता है बहुत ही ज्यादा, कॉन्फॉर्मिटी, ठीक है, जिसको हम कंफर्मिटी भी कहते हैं, बट वो स्पेलिंग में कभी कभार स्टूडेंट्स कंफर्म में CONFIRM लिख देते हैं। ठीक, तो ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, दीज आर नॉट द सेम टर्म्स, बट इन सोशल साइकोलॉजी वी विल स्टडी द टर्म हियर। द कॉन्फॉर्मिटी, कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि किसी के कहने में आ जाना और वही काम कर लेना। Getting influenced by others, in short and simple terms, getting influenced by others, and that too who is on a higher scale of from you. ठीक, अपने से हायर ऑर्डर वाले इंसान के ऑर्डर्स को मान लेना, दैट इज बीइंग कन्फर्म्ड, और अब कन्फर्म कर लेते हैं उस इंसान के साथ, मानने लग जाते हैं उस इंसान की बातों को, दैट इज एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट, कमिंग टू द कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी हमारे पास आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कि इंडियन व्यू और वेस्टर्न व्यू ऑफ साइकोलॉजी है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इंडियन व्यू में बहुत ज्यादा हेल्प हुई है पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए, एक नया कंसेप्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी। हो सकता है आपके बुक्स में मेंशन हो पॉजिटिव साइकोलॉजी या अभी ना हो, बट नहीं, अभी नहीं है मेंशन, बट यस, पॉजिटिव साइकोलॉजी, बिकॉज आई स्टडी इन माय मास्टर्स पॉजिटिव साइकोलॉजी, एंड मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने क्लाइंट्स, अपने पेशेंट्स के साथ पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज करता हूँ, एंड दैट इज अ वेरी बेनिफिशियल वे, एंड दैट इज अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडिंग साइकोलॉजी। बेसिकली अभी तक जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, वो किस तरीके से हम पढ़ रहे थे, हम डायग्नोस करते थे या देखते थे इलनेस को कि क्या कम है उस इंसान में और उसको इम्प्रूव करते थे, रादर देन वहीं पर अगर हम उस तरीके से उस पैटर्न पे ट्रीट करते हैं, तो होता क्या है कि हम उस इंसान की अच्छाइयाँ या जो उस इंसान में अच्छा है, हम वो सब भूल जाते हैं, निगलेक्ट कर जाते हैं। तो वो चीज पॉजिटिव साइकोलॉजी में बताई जाती है कि एक इंसान में हो सकता है कि किसी 2-3 चीजों की कमी हो, 2-3 चीजें लैक कर रही हो, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंसेप्ट या कंफ्यूजन, इरिटेशन, बट हो सकता है कि ये जिस वजह से थी, हम उस पर गौर ना करके जो इंसान में अच्छा है या जो इंसान इम्प्रूव कर रहा है, डेली कर रहा है वो काम, हम उसको और इम्प्रूव करवाएं। तो ये एक चीज पॉजिटिव साइकोलॉजी में होती है। अब इसका कंसेप्ट क्रॉस कल्चरल में और कल्चरल में कैसे आया था, बिकॉज पॉजिटिव साइकोलॉजी जो थी वो इंडिया में बहुत ज्यादा टाइम पहले से, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आयुर्वेद एंड चरक संहिता, ये सारे हमारे पास जो कंडीशंस थी, आयुर्वेद और पातंजलि योग, तो यहाँ पर क्रॉस कल्चरल हमें देखने को मिल जाते हैं इन्फ्लुएंसेस। It assumes that human behavior is not only a reflection of human biological potential but also a product of culture.
एक इंसान अपनी बायोलॉजी, अपनी जीन्स और डीएनए से ही कुछ पर्टिकुलर वे में बिहेव नहीं करेगा, बट वो बिहेव अलग तरीके से भी कर सकता है जब वो उस कल्चर में रह रहा है। और हो सकता है कि वो जब अपने कल्चर को छोड़ के किसी और कल्चर में जाए तो वहां पर भी उसको वैसा सेम तरीके का पैटर्न देखने को ना मिले, और हो सकता है कि वो इंसान अपने आप को चेंज करे साइकोलॉजिकली एंड बिहेवियरली भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल स्टडीज द इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। सिक्स्थ वन इज इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी अगेन टर्म से समझ में आ रहा होगा कि एक इंसान के बिहेवियर और एक इंसान की पर्सनालिटी, उसका प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति जो है इन्वायरमेंटल बेसिस पे या इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से चेंज हो सकती है। चेंज होने का मतलब है कि इन्वायरमेंट यानी कि हमारे आसपास का वातावरण इस तरीके से इफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस या प्रभाव डाल सकता है उस इंसान के व्यक्तित्व या नेचर पर। ठीक, हमें लगता है कुछ इंसानों को, कुछ लोगों को गर्मियां बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को सर्दियां बहुत अच्छी लगती हैं, एंड दे फील जॉयफुल एंड हैप्पी व्हेन दे मूव आउट इन समर्स, व्हेन दे डू वर्क इन समर्स, बिकॉज समर्स में बारिश, फिर उसके बाद बारिश का मौसम आता है तो बारिश में लोग और खुश हो जाते हैं। बट अगर जैसे ही सर्दियां आती हैं या बारिश खत्म हो जाती है तो वो लो मूड में चले जाते हैं। सो ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हो सकता है आपके साथ भी, आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को कोई समर सीजन पसंद हो, किसी को विंटर सर्दियां पसंद होती हैं, किसी को बारिश का मौसम बहुत पसंद हो सकता है। ये दैट इज ऑल द रीजन ऑफ द इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। The emotional state, the influence of physical arrangement of the workplace on the health। यहाँ पर अब एक थोड़ा डिटेल में अगर हम जाएं तो नॉट ओनली द सीजन्स का चेंज दिखने को मिल सकता है, बट अगर एक इंसान वर्क कर रहा है, उसका एनवायरनमेंट, स्कूलिंग एनवायरनमेंट, कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपना स्टडी टेबल या अपना बेड जो है बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके रखना होता है एंड वो तभी फोकस कर पाते हैं। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द साइकोलॉजी। तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक, बिकॉज अगर स्टडी टेबल कुछ बच्चों का सेट नहीं है, अच्छा नहीं है, या कॉपीज बुक्स बिखरी हुई हैं, तो इस वजह से क्या होता है, वो बच्चा इरिटेट हो जाता है, फिर वो उसे सेट करता है एंड उसका माइंड एकदम से रिफ्रेश हो जाता है। सो दैट इज दी अगेन इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजी। द नेक्स्ट इज द हेल्थ साइकोलॉजी। अब हेल्थ साइकोलॉजी क्या काम करती है, पढ़ेंगे आगे। Health psychology focuses on the role of psychological factors, for example, stress, anxiety in the development, prevention and treatment of illness. Areas of interest for health psychologists are stress and coping, relation between psychological and health factors. So health care related, because anxiety में कभी कभार हमें physical symptoms, somatic symptoms जिसे कहा जाता है, एक word आता है somatic symptom। सोमैटिक सिम्टम का मतलब होता है कि वो सिम्टम्स जो कि मेंटल इलनेस की वजह से या साइकोलॉजिकल स्ट्रेसिंग या एंजाइटी की वजह से फिजिकली देखने को मिल जाते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइटी में पैल्पिटेशंस या हार्ट पाउंड होना, हार्ट बहुत ज्यादा फ्लशिंग हो जाना, या जिसे कहा जाता है कि सोमैटिक सिम्टम्स में स्वेटिंग होती है। एंड सोमैटिक सिम्टम्स डिप्रेशन में किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं, नींद बहुत ज्यादा कम हो जाना या नींद बढ़ जाना, बहुत ज्यादा एक टाइम पे खाना खा लेना, खाना खाते रहना, बिंज ईटिंग जिसे कहते हैं या बाइंज ईटिंग जिसे बोलते हैं, और या तो बिल्कुल ही ना सोना, इनसोम्निया, या बहुत ज्यादा सो जाना। ठीक है, तो ये सारे सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं जो कि हेल्थ साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। इंसान आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि अगेन मेरे पास एक पेशेंट आए थे और जिनकी कंडीशन थी दैट व्हेन एवर ही फील स्ट्रेस, जब वो घबराहट महसूस करते थे तो घबराहट के टाइम पे उनका जो स्टमक था वो बेसिकली दर्द होने लग जाता था, गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इश्यूज होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग स्ट्रेस। कुछ इंडिविजुअल्स में कंडीशन हो सकती है, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो जिनके साथ ये फीलिंग्स या सिम्टम्स महसूस हो रहे हो, नहीं तो उनके पेरेंट्स के साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर, अगेन फिजिकल सिम्टम, सोमैटिक सिम्टम, हार्ट पाउंडिंग हो जाना, हार्ट फ्लश हो जाना, ऐसा लगता है कि हार्ट साइलेंट हो गया है, बीट नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलने को लग सकती हैं। बट अगेन दीज आर ओनली द सिम्टम्स दैट आर सोमैटिक सिम्टम्स। The next is clinical and counseling psychology, and clinical and counseling इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस एंड ओवरऑल इन साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा फेमस ये टर्म देखने को मिलती है, दैट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी।
देखते हैं इस टर्म को, इस कंडीशन को समझते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है। एंड इसके आगे की वीडियो क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा, अलग लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जहां पर मैं आगे का टॉपिक एंड थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस भी कंटिन्यू करवाऊंगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। आई गेस कि आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ लिया होगा या पढ़ लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, पसंद कर रहे हैं, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने बैचमेट्स को जो करंटली इस साइकोलॉजिकल फील्ड में आए हैं एंड एक ऐसा गाइडेंस चाहते हैं जो कि अदर देन स्कूल काउंसलर, अदर देन स्कूल टीचर्स हो, जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के नजरिए से, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिले। तो वो यही मिलेगी आपको मेरे चैनल Psychology classes for 11th and 12th by psychologist Aman Kochhar. Thank you once again for supporting and liking the videos. Next video के लिए मैंने आपको टॉपिक बता दिया, themes of research and applications. Keep learning, keep studying.